नमस्कार, मैं गुरु मिशन से नीरज सिंह। आज मैं आपके सामने आईआईटी एग्ज़ाम जेईई को क्रैक करने वाले आशीष कुमार जी से मिलाना चाहूँगी, जिनकी ऑल ओवर इंडिया रैंक 811 है। ये ग्रेटर नोएडा के निवासी हैं, बीटा सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले आशीष कुमार, आपका हमारे गुरु मिशन में बहुत-बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम आशीष कुमार है और मैं बीटा 2 का निवासी हूँ। मैंने मेरे ड्रॉप ईयर में आईआईटी की तैयारी करी है। मैं पीडब्ल्यू विद्यापीठ सेक्टर 62 से पढ़ा हुआ हूँ और मैं बहुत खुश हूँ ये रैंक लाके। आशीष, मेरा पहला प्रश्न यही है कि आपने इसके लिए आईआईटी के लिए क्या किसी प्रकार की कोचिंग ली या स्कूल के साथ आपने खुद की सेल्फ स्टडी से 811 रैंक प्राप्त की है? पहले 12th क्लास में तो मैंने कोचिंग नहीं ली थी, फिर मैंने 1 साल का गैप ईयर लिया था और फिर सेक्टर 62 से जाके तैयारी की थी पीडब्ल्यू विद्यापीठ से। और वहीं पे मैंने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन करी थी, जिससे मैंने अपनी तैयारी करी। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आईआईटी का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए कैसा सिलेबस होता है, किस तरीके से एग्ज़ाम भरा जाता है और किस तरीके से इसके लिए एडवांस का टेस्ट दिया जाता है। तो पूरी श्रृंखला हमें आशीष कुमार एक बार फिर से आप बताएं कि किस तरीके से आपने आईआईटी 811 का रैंक सफर तय किया है। पहले शुरुआत में जेईई मेंस होता है, वो एमसीक्यू बेस्ड होता है। उसमें 300 मार्क्स का वो पेपर होता है और 90 टू 100 मार्क्स की उसमें कट ऑफ जाती है। फिर उसके बाद शायद 12 लाख में से कुछ 2.5 लाख के बच्चे सेलेक्ट होते हैं जेईई एडवांस एग्ज़ाम के लिए, और फिर उन 2.5 लाख में से 20,000 बच्चे आईआईटी के अंदर जाते हैं। आशीष कुमार, मैं आपसे एक और तेरी आपकी जर्नी रही, आपने कितने घंटे स्टडी की है इस आईआईटी को क्रैक करने में, तो ये भी हमारे व्यूअर्स को आप बताएं। शुरुआत में तो बहुत जोश के साथ मैंने प्रिपरेशन को चालू किया था। उस टाइम पे मैं 12 से 15 घंटे पढ़ता था। फिर उसके बाद जैसे जैसे सिलेबस बढ़ता गया तो मैंने थोड़े थोड़े घंटे कम करना चालू करा वो क्लासेस को, और फिर खुद से ज़्यादा पढ़ाई करी। मैं ज़्यादातर रात में ही पढ़ता था, क्योंकि दिन में थोड़ा शोर वोर रहता था, तो मुझे रात में पढ़ना थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता था। मैं रात के 2 या 3 बजे तक पढ़ता था और फिर सुबह 8 या 9 बजे उठता था। मतलब रात का समय आशीष ने चुना क्योंकि उस शांतिमय वातावरण में उसका फोकस ज़्यादा रहता था। आशीष, इसके अलावा कभी-कभी पढ़ने पर स्ट्रेस होता है थोड़ा बहुत, तो आप इस स्ट्रेस को मेंटेन करने के लिए अपनी किस हॉबीज का प्रयोग करते थे? तो इसके बारे में भी हमें बताएं। मैं आमतौर पे म्यूज़िक सुनता था, थोड़ा बहुत हिप हॉप या फिर मोटिवेशनल भी सुन लेता था अगर वो ज़रूरत पड़ती थी तो। वरना मैं टीवी सीरीज़ भी देख लेता था, क्योंकि उससे थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता था। वरना मैं अपने छोटे भाई के साथ थोड़ा बहुत खेल भी लेता था, जिससे मेरा मन बहल जाता था। आशीष, आपने टीवी म्यूजिक का जो है इससे अपना फ्रेश होने के लिए आपने इसको चुना हॉबी के रूप में। कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि आपके बहन भाई आपको डिस्टर्ब करते हैं या फिर पेरेंट्स जो हैं उनके क्या कहते हैं उससे आपको कभी ऐसा लगा कि मुझे स्पेस चाहिए या फिर मेरी स्टडी में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आई या फिर आपको इनसे सहयोग मिला? किस तरीके से आपके परिवार का सहयोग रहा, प्लीज ये बताएं। नहीं, फैमिली में तो सब लोग सपोर्ट ही करते थे, क्योंकि वैसे ही मैं ड्रॉपर था तो सबको पता था कि इसे पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान लिया है और इसे मतलब अपने मन से ही पढ़ाई करनी थी। तो कोई घर वाला परेशान नहीं करता था, और उल्टा मेरे बहन भाई भी दोनों पढ़ते ही थे, तो उन्हें देख के फिर मेरा भी मन करता था कि मुझे थोड़ा और पढ़ाई करनी चाहिए। और मम्मी पापा का भी पूरा सपोर्ट रहता था, चाहे मैं रात में कितने बजे तक भी पढूं, किसी को कोई दिक्कत नहीं रहती थी कि लाइट जल रही है या फिर कोई और की जैसे मुझे रात में भूख लग गई तो भी कोई दिक्कत नहीं रहती थी। तो घर में बहुत सपोर्ट ही दिया सबने, और किसी ने ऐसे वो पीछे नहीं खींचा। आशीष, जैसे आपने हमें जो बताया कि आपकी 811 रैंक रही आईआईटी एडवांस में, इसमें इसके बाद आपने कौन सी इंजीनियरिंग का फील्ड चुना और क्यों?
ये भी थोड़ा बताएं। मैंने बहुत सोचा, मुझे बहुत सारे ऑप्शंस थे मेरे पास कि या तो मैं किसी टियर 3 आईआईटी में सीएसई ले सकता था, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, पर जब मैंने ड्रॉप ईयर लिया था तो मैंने सोच लिया था कि जाना है तो आईआईटी बॉम्बे में ही जाना है। तो इसलिए मैंने आईआईटी बॉम्बे में जो मुझे पहली स्ट्रीम मिली सिविल इंजीनियरिंग, मैंने वही ले ली थी कि मैं आगे का जाके वहीं पे तय करूँगा कि क्या करना है। हमारे साथ आशीष के माता-पिता जी भी हैं। मैं उनसे कहूँगी कि वो भी हमें थोड़ा-सा बताएँ कि उन्होंने बच्चों के साथ किस तरीके से उनको मोटिवेट किया और जो है किस तरीके से उनकी माताजी ने उनके साथ दिन-रात जो है वो घर में समय बिताया। तो पिताजी से श्री सर प्लीज़ अपना परिचय दें पहले। जी, नमस्कार। मैं राकेश कुमार, आशीष का फादर। मैं सभी से विनती करता हूँ कि अपने बच्चों को एक बार खाने में कम कर दो, मगर पढ़ाई के लिए ज़रूर आगे बढ़ाएं, क्योंकि एक पढ़ाई ऐसी चीज़ है जो कि सब कुछ बदल सकती है। यही मेरी सोच है और इसी सोच में मैं बाबा साहब की सोच में मैं चलता हूँ आगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कुछ करो ना करो, शिक्षा ज़रूर हासिल करना। वैसे तो हमारे समाज में बहुत सारी कमियां हैं, ना तो ये हम संगठित रह पाते, ना किसी फंक्शन को अंजाम दे पाते, मगर एक मकसद मैं फिर भी सबसे विनती करूंगा कि शिक्षा जरूर हासिल करो, कुछ करो या मत ना करो, खाना मिले ना मिले, कपड़े मिले ना मिले, शिक्षा एक ऐसी चीज है जो आपको नहीं, हर चीज को बदल सकती है। 90 टू 100 मार्क्स की उसमें कट ऑफ जाती है। फिर उसके बाद शायद 12 लाख में से कुछ 2.5 लाख के बच्चे सिलेक्ट होते हैं जेई एडवांस एग्ज़ाम के लिए, और फिर उन 2.5 लाख में से 20,000 बच्चे आईआईटी के अंदर जाते हैं। आशीष कुमार, मैं आपसे एक और इतनी आपकी जर्नी रही, आपने कितने घंटे स्टडी की है इस आईआईटी को क्रैक करने में? तो ये भी हमारे व्यूअर्स को आप बताएं। शुरुआत में तो बहुत जोश के साथ मैंने प्रिपरेशन को चालू किया था। उस टाइम पे मैं 12 से 15 घंटे पढ़ता था। फिर उसके बाद जैसे-जैसे सिलेबस बढ़ता गया तो मैंने थोड़े-थोड़े घंटे कम करना चालू करा वो क्लासेस को, और फिर खुद से ज़्यादा पढ़ाई करी। मैं ज़्यादातर रात में ही पढ़ता था क्योंकि दिन में थोड़ा शोर-वोर रहता था, तो मुझे रात में पढ़ना थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता था। मैं रात के 2 या 3 बजे तक पढ़ता था और फिर सुबह 8 या 9 बजे उठता था। मतलब रात का समय आशीष ने चुना क्योंकि उस शांतिमय वातावरण में उसका फोकस ज़्यादा रहता था। आशीष इसके अलावा कभी-कभी पढ़ने पर स्ट्रेस होता है थोड़ा बहुत, तो आप इस स्ट्रेस को मेंटेन करने के लिए अपनी किस हॉबीज़ का प्रयोग करते थे? तो इसके बारे में भी हमें बताएँ। मैं आमतौर पे म्यूज़िक सुनता था, थोड़ा बहुत हिप हॉप या फिर मोटिवेशनल भी सुन लेता था अगर वो ज़रूरत पड़ती थी तो। वरना मैं टीवी सीरीज़ भी देख लेता था क्योंकि उससे थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता था। वरना मैं अपने छोटे भाई के साथ थोड़ा बहुत खेल भी लेता था जिससे मेरा मन बहल जाता था। आशीष, आपने टीवी म्यूजिक का जो है इससे अपना फ्रेश होने के लिए आपने इसको चुना हॉबी के रूप में। कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि आपके बहन भाई आपको डिस्टर्ब करते हैं या फिर पेरेंट्स जो हैं उनके क्या कहते हैं उससे आपको कभी ऐसा लगा कि मुझे स्पेस चाहिए या फिर मेरी स्टडी में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आई या फिर आपको इनसे सहयोग मिला? किस तरीके से आपके परिवार का सहयोग रहा? प्लीज ये बताएं। नहीं, फैमिली में तो सब लोग सपोर्ट ही करते थे क्योंकि वैसे ही मैं ड्रॉपर था तो सबको पता था कि इसे पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान लिया है और इसे मतलब अपने मन से ही पढ़ाई करनी थी, तो कोई घर वाला परेशान नहीं करता था। और उल्टा मेरे बहन भाई भी दोनों पढ़ते ही थे, तो उन्हें देख के फिर मेरा भी मन करता था कि मुझे थोड़ा और पढ़ाई करनी चाहिए। और मम्मी पापा का भी पूरा सपोर्ट रहता था, चाहे मैं रात में कितने बजे तक भी पढूँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं रहती थी कि लाइट जल रही है या फिर कोई और कि जैसे मुझे रात में भूख लग गई तो भी कोई दिक्कत नहीं रहती थी। तो घर में बहुत सपोर्ट ही दिया सबने और किसी ने ऐसे वो पीछे नहीं खींचा। आशीष, जैसे आपने हमें जो बताया कि आपकी 811 रैंक रही आईआईटी एडवांस में, इसमें इसके बाद आपने कौन सी इंजीनियरिंग का फील्ड चुना और क्यों? ये भी थोड़ा बताएं।
मैंने बहुत सोचा, मुझे बहुत सारे ऑप्शंस थे मेरे पास कि या तो मैं किसी टियर 3 आईआईटी में सीएसई ले सकता था, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, पर जब मैंने ड्रॉप ईयर लिया था तो मैंने सोच लिया था कि जाना है तो आईआईटी बॉम्बे में ही जाना है। तो इसलिए मैंने आईआईटी बॉम्बे में जो मुझे पहली स्ट्रीम मिली सिविल इंजीनियरिंग, मैंने वही ले ली थी कि मैं आगे का जाके वहीं पे तय करूँगा कि क्या करना है। हमारे साथ आशीष के माता-पिता जी भी हैं। मैं उनसे कहूँगी कि वो भी हमें थोड़ा-सा बताएँ कि उन्होंने बच्चों के साथ किस तरीके से उनको मोटिवेट किया और जो है किस तरीके से उनकी माताजी ने उनके साथ दिन-रात जो है वो घर में समय बिताया। तो पिताजी से श्री सर प्लीज़ अपना परिचय दें पहले। नमस्कार, मैं राकेश कुमार, आशीष का फादर। मैं सभी से विनती करता हूँ कि अपने बच्चों को एक बार खाने में कम कर दो, मगर पढ़ाई के लिए ज़रूर आगे बढ़ाएं, क्योंकि एक पढ़ाई ऐसी चीज़ है जो कि सब कुछ बदल सकती है। यही मेरी सोच है और इसी सोच में मैं बाबा साहब की सोच में मैं चलता हूँ आगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कुछ करो ना करो, शिक्षा ज़रूर हासिल करना। वैसे तो हमारे समाज में बहुत सारी कमियां हैं, ना तो ये हम संगठित रह पाते, ना किसी फंक्शन को अंजाम दे पाते, मगर एक मकसद मैं फिर भी सबसे विनती करूंगा कि शिक्षा जरूर हासिल करो, कुछ करो या मत ना करो, खाना मिले ना मिले, कपड़े मिले ना मिले, शिक्षा एक ऐसी चीज है जो आपको नहीं, हर चीज को बदल सकती है। तो मैं अपने बच्चों को उसी मार्ग पे चला रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे बच्चे एक दिन उस मंजिल को हासिल करें जो मेरा ख्वाब है। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्ते। अभी बताएं आपने सुबह के खाने में किस चीज का ख्याल रखा? ऐसा कुछ नहीं, जैसा नॉर्मल रहता है वैसा ही, ऐसी अलग से कुछ नहीं है। जैसा हम वैसे मेरे बच्चे, ऐसा कुछ नहीं, ना अलग से हमारा खान पान है। अगर आपको कुछ खाने पीने का व्यवस्था करनी पड़ती नहीं, वो खुद ही कर लेता है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे है वो बस ठीक है अपना। मैं खूब पढ़े लिखे, आशीर्वाद है, खूब आगे बढ़े, खूब तरक्की करें। तो आपने सुना उनके अभिभावक से कि बच्चे में लगन थी, खाने पीने के शौक से या उस पर ध्यान देने से ज़्यादा उन्होंने उसकी लगन को बनाए रखने में उनका सहयोग किया, उन्हें प्रोत्साहन देने में बहुत बड़ा सहयोग किया। हमारे साथ गुरु मिशन के जुड़े श्री ऋतिक जी भी हैं। गुरु मिशन से हमारे साथ श्री श्याम सुंदर जी समाज सेवक ग्रेटर नोएडा से हमारे सामने हैं और वो इस विद्यार्थी को इसके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देने आए हैं। तो मैं सर से कहूँगी कि सर प्लीज़ उनको एक भेंट दें गुरु मिशन की तरफ से। गौतम बुद्ध पर लिखी हुई पुस्तक जो हमेशा ही अध्यात्म की तरफ न ले जाकर कर्मशीलता की तरफ ले जाती है, रिसर्च की तरफ ले जाती है। और एक पौधा, आशीष आपको भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभ